हेलो एवरीवन। आज से मैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करने वाला हूँ और इस वीडियो में हम लोग ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा एक बार इसके हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। हिस्ट्री एक्चुअली क्या है इसकी। आप लोग 8085 जो अभी पढ़ने वाले हो इसमें इस सेशन में, वो एक्चुअली में आज जो आप लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ठीक है ना, वही प्रोसेसर है, लेकिन ये काफ़ी ओल्ड है 8085, ठीक है। और अभी आप लोग देख रहे हो कि अभी आप लोग कोर i7 या कोर i5 या कोर i3 यूज कर रहे होगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो इंटेल का 8085 आया था, ठीक है, 8085 यूपी, वही आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इस सेशन में हम लोग 8085 ही पढ़ने वाले हैं पूरे सेशन में, ठीक है। तो 8085 के बाद जो प्रोसेसर था वो 8086 आया। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसके जनरेशन, मतलब फर्दर जनरेशन आते गए, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे जो 8085 देख रहे होगे, ये काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी कम फंक्शन है, और 8086 में उससे ज़्यादा। फिर इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होने लगी, क्योंकि 8085 में ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं सकते थे। अब जो प्रोसेसर है, जैसे कि पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, कोर 2 डुअल यानी कोर i3, उसके बाद और भी जनरेशन आते गए, ठीक है ना। अभी भी इसके फर्दर जनरेशन आ ही रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हो कोर i9 भी आ चुका है, और उसके बाद अभी भी जनरेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये इम्प्लीमेंट होते गया। पहले सबसे पहले 8085 था, ठीक है। फिर 80186 आया, ठीक है। फिर 80286, 386, इस तरीके से इसके जनरेशन आए। फिर आपका पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, फिर उसके बाद इसके जनरेशन आगे और भी आए थोड़े बहुत, ठीक है। तो उसके बाद कोर 2 डुअल आया, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देखो कि इसमें हम लोग सिंपल प्रोग्रामिंग करते थे। इसके बाद जो प्रोसेसर थे पेंटियम के बाद वाले, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हाई प्रोसेसिंग के ये सारे हैं, ठीक है। तो उसके बाद कोर 2 डुअल हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग देख सकते हो कोर i3, ठीक है, कोर i5, अभी आप लोग देख सकते हो i7 भी है, और अभी i9 भी है। इसके फर्दर जनरेशन आज भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी इम्प्लीमेंट हुआ, और आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग कहाँ पर हैं, ठीक है। और अभी एक्चुअली में देखा जाए, हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी कर रहे हैं 8085। तो बेसिकली यदि आप आज के प्रोसेसर को यदि समझना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम इस प्रोसेसर को समझ जाएं, मतलब कोर i9 या कोर i3 या कोर i5 या कोर i7 जो आप लोग आज यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या कि आप सबसे पहले जो स्टार्टिंग का प्रोसेसर था 8085, उसको स्टडी करें, इसके फंक्शन के बारे में जाने, बेसिक समझें, फंडामेंटल्स पूरे क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेसर को समझ सकते हो। क्योंकि जब तक आपके पूरे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे 8085 के, यानी जो सबसे स्टार्टिंग का, ये सबसे बेसिक है, बेसिक के बाद ही आप आगे 8086 भी सीख सकते हो, 8018 भी सीख सकते हो। आप सोचोगे कि नहीं 8085 को बिना सीखे आगे कोई भी प्रोसेसर सीख लें, काफ़ी टफ होगा, और मुझे नहीं लगता कि उसको आप सीख पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले 8085 के पूरे बेसिक्स यानी पूरे फंडामेंटल्स क्लियर करो, उसके बाद धीरे धीरे, मतलब क्या आजकल के स्टूडेंट में देखा गया है कि वो लोग बेसिक्स को नहीं पढ़ते हैं। जैसे अभी मैं अभी स्टार्टिंग का बताने वाला हूँ, ब्लॉक डायग्राम के बाद आर्किटेक्चर मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद प्रोग्रामिंग आएगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले एड्रेसिंग मोड, और इस तरीके से धीरे धीरे पहले हम लोग पूरे मोड्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग पे आएंगे, ठीक है। तो जब तक आपका फंडामेंटल और बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो हम प्रोग्रामिंग पे, मतलब प्रोग्रामिंग पूरा अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और अपने आप से पूरा डेवलप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रट पाएंगे उसको। तो मेरा काम ये है कि आप लोग को पूरे, मतलब जितना भी पूरा फंडामेंटल्स है पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, तभी हम लोग पूरा आगे प्रोग्रामिंग के बारे में, मतलब पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पूरे फंडामेंटल्स क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देख चुके हो कि यहाँ पर जो हम 8085 स्टडी करने वाले हैं, वो एक्चुअली में वही प्रोसेसर है जो आज हम लोग अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहे कंप्यूटर की बात कर लो, ये तो मैंने सारे कंप्यूटर की बात कर दी, ठीक है। आप चाहो तो कोई और भी प्रोसेसर ले सकते हो, वो सब भी आज डेवलप हो चुके हैं काफ़ी, ठीक है ना। सबसे पहले जो आया था इंटेल का आया था, मैं सिर्फ इंटेल की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने ब्लॉक डायग्राम के ऊपर। तो ब्लॉक डायग्राम में आप लोग देख रहे होगे
कि यहाँ पर बेसिकली 3 कंपोनेंट दिख रहे होंगे आपको। पहला यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद मेमोरी, यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो कनेक्शन है प्रोसेसर का और मेमोरी का, एक यहाँ पर है, दूसरा कनेक्शन यहाँ है, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस का मेमोरी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइस का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कीबोर्ड मैंने कहा तो वो इनपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर की बात की तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर कह लो आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। बेसिकली आप देख सकते हो कि यदि मैं बोलूं कि प्रिंटर को प्रिंट होना है तो आप ऐसा समझो कि प्रोसेसर यदि नहीं हो और आप चाहो तो डायरेक्ट, यदि कोई मेमोरी के अंदर में कोई डेटा सेव है और उसको आप प्रिंट करना चाहते हो डायरेक्ट, तो ये आप इनपुट डिवाइस से या आउटपुट डिवाइस से मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको प्रोसेसर की जरूरत है। मतलब पहले आप प्रोसेसर से कमांड लेंगे, उसके बाद ही प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है यहाँ पर। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि मेमोरी के अंदर में जो हमने प्रोग्राम लिखा है, मतलब मेमोरी के अंदर में, अच्छा एक बार ये भी चीज़ समझ लेते हैं कि मेमोरी के अंदर में यदि मान लो कोई भी हम चीज़ बोलते हैं कि वीडियो हो गया, फोटो हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, आपको वैसे पता होगा। बेसिकली ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारा यदि मेमोरी के अंदर में सेव हो रहा है तो वो 0 और 1 के फॉर्म में चेंज हो रहा है, यानी मशीन लैंग्वेज में चेंज होने के बाद ही यहाँ पे सेव होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट फोटो इसमें चला जा रहा है, तो फोटो भी यानी बाइनरी में चेंज होकर के यहाँ पे आ रहा होता है, यानी उसे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम म्यूपी में आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज और डाउट हो रहा होगा सबको कि प्रोग्राम क्या है। जैसे मान लो कि मैंने सिंपल एडिशन का यदि मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप नॉर्मली यदि सिंपल और भी चीज समझ लेते हैं, पहले आपने सी प्रोग्रामिंग देखा होगा, तो सी प्रोग्रामिंग की यदि हम बात करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या क्या लिखते हैं, जैसे इंट सम एक्स कॉमा वाई, ठीक है, फिर सम इज इक्वल टू, यानी एक्स की कोई वैल्यू दे देते हैं 2, ठीक, वाई इज इक्वल टू 3 एंड सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब कंपाइलर इसे रन करता है, मतलब कंपाइलर इसे कंपाइल करता है, तो मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, यानी मशीन कोड में। ठीक, तो उसी तरीके से यदि हम सिंपल यदि असेंबली लैंग्वेज की बात करें, तो असेंबली लैंग्वेज में जैसे मान लो मैंने लिखा ऐड बी, ठीक, तो यहाँ पे असेंबलर होता है। असेंबलर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में इसको चेंज करता है, यानी ये यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग की बात यदि मैंने की तो ये हायर लेवल लैंग्वेज है, और यदि मैंने ऐड बी लिखा, ये चीज ये हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज यानी हायर लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही मशीन लैंग्वेज में चेंज होकर के आपका यहाँ पे मेमोरी में सेव होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यदि मैंने कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है तो बेसिकली यहाँ पे वो सेव हो रहा होगा। अब मैंने यदि मुझे उसे एग्जीक्यूट करना है तो क्या होगा कि मेमोरी के अंदर में जो मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो किसके थ्रू आएगा, डायरेक्ट तो आ नहीं जाएगा, तो वो किसी वायर के थ्रू आएगा जिसको हम बोलते हैं बस। ठीक है, तो बस 3 टाइप्स के हो गए यहाँ पे। फर्स्ट हो गया एड्रेस बस, दूसरा डेटा बस, और तीसरा कंट्रोल बस। ठीक है, अब यहां पर जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 0101 ये मशीन लैंग्वेज में है। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन है हमारा, अब यहाँ से आ रहा है बस से, कौन से बस से, एड्रेस बस से, तो एड्रेस बस से जाएगा, यानी इस आने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फैचिंग।
यानी इंस्ट्रक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा है उसमें 3 चीजें होंगी, यानी उन तीनों प्रोसेस को हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। ओके, इंस्ट्रक्शन साइकिल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसका डिटेल बताऊंगा और आगे इसका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। पहला इंस्ट्रक्शन क्या हो गया? फैचिंग, यानी फैच। ठीक है, दूसरा डिकोड होगा, तीसरा एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको मैं फैच लिख देता हूं। ठीक है, ये 3 इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गए, इन्हें आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, अब ये इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू आया? एड्रेस बस के थ्रू। और एड्रेस बस के थ्रू आने के प्रोसेस को जो म्यूपी में आ गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं फैचिंग। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? फैचिंग होने के बाद, फैच हो गया, फैच के बाद काफी लोगों को लगता है कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट नहीं होता है। एग्जीक्यूट क्यों नहीं होता है? उससे पहले जो इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेसर डिकोड करता है। अब डिकोड करने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सी प्रोग्रामिंग में कुछ लिखा है। ठीक है, आप लोग को याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था सी प्रोग्रामिंग का, जिसमें मैंने बताया था कि जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं सी लैंग्वेज में, यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है ये, ठीक है, तो जो भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो किस तरीके से सॉफ्टवेयर में यानी .exe फाइल में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना। ठीक, तो बेसिकली यहां पर एक्चुअली डिकोड का मीनिंग मैं समझाना चाह रहा हूं कि यदि मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, अब ये प्रोग्राम बेसिकली मशीन लैंग्वेज में चेंज हुआ, क्योंकि .exe से पहले मैंने एक प्रोसेस बताया हुआ था वहां पे। ठीक है, मैं इसको ना समझा के आप चाहो तो इसको देख लेना उस वीडियो को, लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एड बी का, एड बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से असेंबली लैंग्वेज, मतलब ये असेंबली लैंग्वेज है तो यहाँ पे असेंबलर होगा, और असेंबलर क्या करेगा? मशीन कोड में से चेंज करेगा, यानी 01 यानी 0101 के फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। ठीक, इस कोड को हम बोलेंगे ऑप कोड। ठीक है ना, ऑप कोड मतलब ऑपरेशन कोड। ठीक है, यानी अब प्रोसेसर चेक करेगा कि ये ऑप कोड है क्या, ऑपरेशन कोड। मतलब यहाँ पे मैंने ऐड लिखा है, ये प्रोसेसर इसे डिकोड करेगा कि करना क्या है इसको। ठीक है, यदि इसमें ऐड लिखा है तो ये ऐड करेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये डिकोड किया है, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। मतलब पहले फैचिंग हुआ, पहले डेटा फैच हुआ, मतलब इंस्ट्रक्शन यहाँ से फैच किया प्रोसेसर ने, फैचिंग हुआ, फैचिंग के बाद डिकोड करेगा। ओके, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने ऐड लिखा है ऐड बी, तो पहले ये इसको डिकोड करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे एज्यूम करो कि ऐड बी लिखा था, तो ऐड बी यानी मशीन लैंग्वेज में ये चेंज हुआ, यानी 0101 के फॉर्म में चेंज हुआ, वो मैंने यहाँ पे मेमोरी में लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन फैच होगा, फैच होने के बाद प्रोसेसर में आया, प्रोसेसर में आने के बाद ये डिकोड होगा कि इसे करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप लोगों ने, मैंने क्लास ली थी उसमें आप लोगों को ALU बताया था। ठीक है, ALU में मैंने मल्टीप्लेक्सर के बारे में भी बताया था। तो मल्टीप्लेक्सर में एक्चुअली सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल में यहाँ पर मैं एक मक्स ले रहा हूँ मल्टीप्लेक्सर।
ओके 224, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं 2 इनपुट की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटी होगी 0 0 0 1 1 0 1 1, और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यदि 0 0 होगा तो ऐड होगा, 0 1 है तो सब्ट्रैक्ट है, और 1 0 है तो डिवीजन है, और 1 1 है तो मल्टीप्लाई होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। उस तरीके से मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो सबसे पहला फंक्शन है f1, इसको यहाँ से ले लेते हैं, f0 f1 f2 और f3। f0 की बात करूँ तो यदि f0 होगा तो ऐड होगा, f1 होगा तो सब्ट्रैक्ट, f2 होगा तो डिवीजन, f3 होगा तो मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पे जो S0 और S1 जो सिग्नल पिन होंगे, मान लो मैंने यहाँ पे 0 0 लिखा, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, F0 एग्जीक्यूट होगा यानी ऐड फंक्शन होगा, ठीक है। यदि मैं 0 1 लिखता हूँ तो फंक्शन F1 होगा यानी सब्ट्रैक्ट होगा, यदि 1 0 लिखूंगा तो डिवीजन, और 1 1 करूंगा तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसको ALU को आप ऐसे समझो, ये पूरा ALU है, ओके। मैं बस एग्जांपल लिया हूँ, ALU में बस इतना सही फंक्शन नहीं होता है, मैंने क्लास में भी बताया था आपको, ठीक है। और ये हो गया म्यूपी, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर हो गया और ये आउटपुट हो गया 4, ठीक है। ये इनपुट है 0 0 या 0 1 या 1 0 और 1 1, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। और मैं यहाँ पे यदि मेमोरी की बात करूं, मेमोरी के अंदर में इस लाइन को मैं शो करता हूँ एड्रेस, इसको मैं कहता हूँ डेटा, ठीक है, बस एग्जांपल के तौर पे भी, ठीक। यहाँ पे जो मैंने ऐड लिखा था, ऐड बी, हुआ क्या, बेसिकली ये कन्वर्ट हुआ मशीन लैंग्वेज में, यानी 0 1 या जो भी कोड होगा। मैंने एज्यूम किया था कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 0 0, यहाँ पे मैं 0 0 लिखता हूँ, ठीक है। और यदि मैं इस तरीके से 0 1 1 0 और 1 1, इसका मतलब ये सारी यहाँ पे जो चीज लिखी है मैंने, इन्हें बोलेंगे ऑप कोड, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा है, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रक्शन है सेपरेटली उनका अपना ऑप कोड होगा, जिससे म्यूपी को ये पता चलेगा कि उसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जब मैं 0 0 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ऐड फंक्शन होगा, यदि मैं 0 1 कह रहा हूं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और 1 0 कह रहा हूं तो डिवाइड होगा, 1 1 कह रहा हूं तो मल्टीप्लाई होगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि ऑपकोड का क्या काम है, ठीक है। तो ऑपकोड बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, यानी प्रोसेसर ने क्या किया कि सबसे पहले जब इंस्ट्रक्शन को उसने फैच किया था, यहाँ पर जब जो इंस्ट्रक्शन था ये मशीन कोड में चेंज हुआ, तो बेसिकली ये ऑपकोड है। और ऑपकोड के बाद वो चेक करेगा कि ऑपकोड का फंक्शन क्या होने वाला है, तो बेसिकली वो डिकोड कर रहा है, यानी इसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या उसे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, जो भी, ठीक है ना। बेसिकली ये क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर में सेव है यहाँ पर, ठीक है। फैचिंग के बाद वो उसे डिकोड करेगा, वो यहाँ पे आ चुका है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसे डिकोड कर रहा है और डिकोड करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। बेसिकली ये फाइनल इसका ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये था ब्लॉक डायग्राम में, ये छोटे से मैंने एग्जांपल ले लिए हैं, और डिटेल में हम लोग इसको आगे आर्किटेक्चर में भी मैं इसे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से, और आगे हम लोग को किस तरीके से सारी चीज़ों को समझना है। आर्किटेक्चर में हम लोग इसके डिटेल को भी समझेंगे। आज मैं बस इतना ही समझाता हूँ, जिसमें मैंने इंस्ट्रक्शन साइकिल में फैचिंग के बारे में बताया, डिकोडिंग के बारे में बता दिया, एग्जीक्यूट के बारे में बता दिया, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने समझा दी है। आगे हम लोग आर्किटेक्चर में पूरा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर अभी मैंने एड्रेस बस की बात की है, बेसिकली ऐसा समझो, क्योंकि अभी मैंने
प्रोग्राम बताया नहीं है, तो आप ऐसा समझो कि जैसे मैंने ऐड की बात की या सब्ट्रैक्ट की बात की, आप लोग को मैंने प्रोग्राम भी कराया था। तो अभी जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए नहीं कह रहा, जो मेरे स्टूडेंट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने देखा होगा कि मैं सबसे पहले यदि कोई फंक्शन है, यानी कोई इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऐड बी, तो बेसिकली यहाँ पे एक इसका यूनिक ऑपकोड था, जो पहले मैं एक एड्रेस पर इसके डेटा को सेव कर रहा था, मतलब इसके ऑपकोड को सेव कर रहा था। उसके बाद इसमें जो डेटा मैंने फीड किया, मान लो बी रजिस्टर था, बी रजिस्टर को यूज किया था, और उसके अकॉर्डिंग मतलब बी रजिस्टर में मैंने जो भी इनपुट दिया था, मतलब जो डेटा मैंने सेव किया है, ठीक है, वो मैं एक पर्टिकुलर एड्रेस पर डाल रहा था। ठीक है, जो एड्रेस लाइन 01H, यानी जो भी मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, 0101H, ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं, मान लो 2000H, इसको काटते हैं। ये आपको याद होगा कि मैंने इस तरीके से लिखा था। तो बेसिकली जब मैंने ऐड लिखा ना, ऐड बी, ऐड का अपना यूनिक ऑपकोड होगा, वो ऑपकोड यहाँ पर आएगा। बी था, तो बी को यदि इसका कोई डेटा मैंने यहाँ पे सेव किया, बेसिकली आगे हम डिटेल में समझेंगे। यदि कोई डेटा हम डायरेक्ट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, डायरेक्ट में ले रहे हैं, एड्रेसिंग मोड में हम लोग देखेंगे। एज्यूम करते हैं कि वो 01 है या 10 है, तो बेसिकली ये दोनों एक एड्रेस लोकेशन पे है, मतलब ये इसका मेमोरी है, ये पूरी मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी के अंदर में ये एड्रेस है जिसमें आपके इंस्ट्रक्शन सेव है। ठीक है, इस साइड आपका इंस्ट्रक्शन सेव होगा। ठीक है, मतलब इस लोकेशन पे हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन को सेव कर रहे हैं। ठीक है, और ये है आपका एड्रेस कि किस एड्रेस पर हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन को सेव कर रहे हैं, यानी किस में हम स्टोर कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये आपका स्टोरिंग, जहाँ पे हम लोग स्टोर करना चाह रहे हैं बेसिकली मेमोरी में, ये लोकेशन हो गया। और ये मतलब क्या इंस्ट्रक्शन सेव कर रहे हैं, वो इसका प्लेस हो गया, यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं बेसिकली। ठीक है ना, ये इसका लोकेशन है। इसको आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है, आज हमने बस इतना डिस्कस कर लिया है, फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन और एड्रेस बस के बारे में डिस्कस कर लिया। डेटा बस के बारे में और कंट्रोल बस के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर के वीडियो में, जिसमें आपको पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।